हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 15 फरवरी 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ मतलब आप तो कर ही रहे थे लाइक शेयर और सब्सक्राइब, तो यही रीज़न है कि मैं इतने टाइम बाद भी अभी वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप ऐसे ही अपना सपोर्ट आप करते रहिए, तो मैं अभी आगे कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रखूँ वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ एंशियंट बियर फैक्ट्री इन इजिप्ट। तो यहाँ पे अमेरिकन एंड जो इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने यहाँ पे इस वर्ल्ड की बोला जा रहा है कि सबसे ओल्डेस्ट नोन बियर फैक्ट्री यहाँ पे फाउंड की है और इजिप्ट में ये साइट है। ठीक है, मिशन को चेयर डॉक्टर मैथ्यू एडम सेड द फैक्ट्री वाज लाइकली टू बिल्ट इन एबिडोस एन एंशियंट बरियल ग्राउंड टू प्रोवाइड रॉयल रिचुअल विद बियर। तो ये एक है 8 ह्यूज यूनिट्स यहाँ पे मिली हुई हैं और 20 मीटर्स लॉन्ग, 2.5 मीटर्स वाइड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यूकेस जॉनसन टू होस्ट वर्चुअल मीटिंग ऑफ G7 लीडर्स। तो बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं इस साल की G7 समिट को। ठीक है, 47 ये जी समिट है, 47th G7 समिट ये होगी। G7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं ग्रुप 7 में? यूके, US, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये 7 कंट्रीज़ इसमें आती है। बाकी इसके और हम देख लेंगे कि क्या क्या कब इसका गठन हुआ था। और 47th ये समिट है और इसमें जो है इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट कंट्रीज़। ठीक है, यूके, इंडिया एंड G7 के बारे में देखें तो यूके जो था P5 मेंबर्स में से, जो परमानेंट 5 मेंबर जो हम पढ़ते हैं ना, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उसमें सबसे पहले यूके जो था फर्स्ट था। ठीक है, जिसने सपोर्ट मिला था परमानेंट UN सिक्योरिटी काउंसिल सीट फॉर इंडिया। तो इंडिया का यहाँ पे साथ दिया था यूके ने। एंड द फर्स्ट G7 मेंबर्स टू इनवाइट इंडिया टू G7 समिट इन 2005। तो ये एक फैक्ट है। एंड the proposed summit will be first in person. G7 summit is almost 2 years। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितने भी लीडिंग डेमोक्रेसीज हैं, तो वो क्या करें, एक बिल्ड बैक बेटर फ्रॉम द कोरोना वायरस एंड क्रिएट अ ग्रीनर मोर प्रॉस्पेरस फ्यूचर। तो ठीक है, ये सब हेल्प करें और एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर हो। ये सारे ये मैप हैं इनके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम अगर हम बात करें तो कब फॉर्म हुआ था? 1975 में। ठीक है, और ये एनुअली मिलते हैं, जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस होती है या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी पे डिस्कशन होता है, तो इनकी मीटिंग होती है। और इनका कोई भी फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स। द डिसीजंस टेकन बाय लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग। तो ये दोनों ही फैक्ट आप याद रखना कि इसका भी, जैसे G20 का कोई ऐसे फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, उसी तरीके का G7 का भी हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये सारी कंट्रीज़ हैं। और इसको पहले G8 बोला गया था जब रशिया भी था इसमें, लेकिन बाद में क्या था, जो क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था यूक्रेन में, तो उसके बाद रशिया को इससे एक्सपेल्ड कर दिया गया था 2014 में। ठीक है, इसलिए पहले इसको G8 बोला जाता था, फिर G7 हो गया। तो यही इम्पॉर्टेंट इसमें है। बाकी अभी म्यांमार में क्राइसिस चल रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स की आप न्यूज़ देख रहे होंगे, जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मेनली वुमेन के प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, क्यों कर रही है प्रोटेस्ट, म्यांमार में क्यों चल रहे हैं, तो वो सब के बारे में हमको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो टाइमलाइन की इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ म्यांमार के बारे में हम बात करें तो अभी अगर मैं सीधा 2021 में आऊँ, ठीक है, 2021 में क्या हुआ है कि थर्ड टाइम, दिस इज़ द थर्ड टाइम जब वहाँ की मिलिट्री ने पूरा एक तरह से जो पावर है वो टेक ओवर कर ली हैं। ठीक है, जो सिविलियन गवर्नमेंट की पावर है वो अपने पास ले ली हैं। तो ये 1948 के बाद से अब ये हुआ है। जो वहाँ के जो मिन आंग हेलंग हैं, ठीक है, कमांडर इन चीफ हैं जो मिलिट्री के, तो उनके पास सारी पावर दे दी है। अब ये वो बोल रहे हैं कि ये एक तरह से मिलिट्री कू है, सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मिलिट्री ने पावर ले लिया, लेकिन ये अपने को डिफेंड कर रहे हैं कि जो 2020 में इलेक्शन हुए थे म्यांमार में, तो वो क्या थे, फ्रॉड थे। ठीक है, वाइड स्प्रेड उनको फ्रॉड बता दिया गया है वो इलेक्शन को, क्योंकि वहाँ पे जीत किसकी हुई थी? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, है ना, जिसकी जो चीफ है वो कौन है? आंग सान सू की। तो आंग सान सू की जीत हुई थी, 82% अराउंड जो वोट थे वो यही जीती थी। ठीक है, तो
इस वजह से फिर ये खुश नहीं थे, जो मिलिट्री वहाँ की थी वो खुश नहीं थी। वहाँ के लिए मतलब मेन यूएसडीपी की वो जीत चाहते थे, है ना, जो कि हार गई थी बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पे मतलब इस वजह से चल रहा है प्रोटेस्ट। 1948 में अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल से म्यांमार को पहले आज़ादी मिली थी। देन 1962 में न्यू विन स्टेजेस अ कूप एंड रूल्स द कंट्री थ्रू जुंटा। ठीक है, ये जुंटा जो यहाँ पे है गवर्नमेंट, इन्होंने यहाँ के व्हाट्सएप फेसबुक सबको सस्पेंड कर दिया गया। एंड 1988 आंग सान सू की रिटर्न्स टू हर होम कंट्री एज प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इरप्ट अगेंस्ट जुंटा। उसके बाद 1989 से ही सूकी को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। और फिर 1990 में जो एनएलडी थी वो इलेक्शन जीती थी, लेकिन मिलिट्री ने उस टाइम पे मना कर दिया था हैंड ओवर करने के लिए पावर्स को। ठीक है, फिर 2010 में क्या हुआ था, जो प्रो जुंटा पार्टी है उन्होंने म्यांमार में फर्स्ट इलेक्शन करवाए थे 20 साल में। देन 2020 में उसको डिटेंशन से फ्री किया गया सूकी को। एंड 2012 में सूकी विंस अ बाई इलेक्शन एंड टेक्स हर सीट इन पार्लियामेंट। 2015 में जनरल इलेक्शन में काफ़ी विक्ट्री हुई थी, बड़ी तेज़ी, मतलब अच्छे वोटों से जीती थी। एंड 2020 में म्यांमार में फिर से इलेक्शंस हुए थे, जहाँ पे मैंने बताया कि 80% सीट जो थी एनएलडी ने रजिस्टर्ड की थी, लैंडस्लाइड विन। एंड 2021 में फिर से वही सिनेरियो रिपीट हो गया, म्यांमार मिलिट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये है स्थिति इसकी। अब दूसरा हम बात करें नेपाल की। ठीक है, ये है थाउजेंड प्रोटेस्ट इन म्यांमार एज आर्मी फेसेस वर्कर्स स्ट्राइक। मतलब रात को भी ये बिल्कुल क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं ना, रात में भी काफ़ी सारे अरेस्ट हो रहे हैं। और ये मोमेंट काफ़ी टाइम से चल रहा है। वुमेन इन नेपाल ग्रोइंग वॉइस नाउ अगेंस्ट प्रपोज रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे नेपाल में क्या हुआ, जो प्रोटेस्टर्स थे मोस्टली जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो मेनली वुमेन हैं और वो नेपाल की अभी स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट कर रही हैं। ठीक है, क्यों कर रही है, क्योंकि ये बोला गया नेपाल के एक लॉ में कि जो 40 एज से, जिनकी एज 40 है उससे कम है, मतलब इस एज से कम की जो महिलाएं हैं, उनको अगर ट्रैवल करना है कहीं बाहर के देशों में, अगर ट्रैवल करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले एक नोटिस लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा जो उनके गार्जियन हैं और उनकी जो फैमिली है उनसे, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि एक मेल मेंबर का, मतलब ये क्या कर रहा है, एक तरह से जो उनका एक इस्टेब्लिशमेंट है कंट्रोल बाय मेल्स एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड्स वुमेन राइट्स एंड डिग्निटी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे सरकार का पक्ष ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिकिंग जो नेपालियन वुमेन है उनकी होती है। रेप केसेस की तो अलग बात है, बट लार्ज नंबर ऑफ नेपाली वुमेन जो है ट्रैफिक किया जाता है उनको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। और जैसे अगर वो वहाँ से आती हैं, एवरेज देखें तो 3 में से 4 तो वो क्या आती हैं, हर रोज़, मतलब डेड बॉडी ही उनकी आती है वापस। और इसके अलावा बाकी के जो होते हैं वो सेक्सुअली अब्यूज्ड होती हैं या फिर फिज़िकली टॉर्मेंटेड किया जाता है उनको। तो ये रीज़न है कि इस तरीके से मतलब ट्रैफिकिंग ना हो महिलाओं की, इसलिए ये किया गया है। बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे राइट्स का हनन किया जा रहा है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, है ना, कि एक मतलब क्योंकि जो अगर बात करें इन सारी वुमेंस के बारे में, तो ये कंट्री से बाहर जाती है अपनी एजुकेशंस के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और 1/3 ये जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती हैं एज अ रेमिटेंसेस। ठीक है, जो वहाँ से प्राप्त होता है नेपाल को, फॉरेनर। सो वुमेन इन पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन, मतलब पहले 2007 से काफ़ी अच्छी तो नहीं, बट अभी थोड़ा सा आगे महिलाएं आ रही हैं पॉलिटिक्स में भी। एटलीस्ट 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, मतलब जो यहाँ का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये 2007 में प्रोविज़न किया गया था कि 1/3 वुमेन का रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए पार्लियामेंट में। लेकिन अभी तो मेल ही है ना। फिर बाकी ये जो आर्टिकल है वाई कैलाश रेंज मैटर्स, तो अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कैलाश रेंज क्यों मैटर करती है, इस पे बातचीत की गई है। ये मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, तो डिफेंस एक्सपर्ट है। तो मेनली क्या क्या घटनाएं उस टाइम पे हुई थी जब 1962 का वॉर हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में। उस टाइम पे जो चेयरमैन थे, ठीक है, माओ जेडंग, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि इंडिया को इन्वेजन करना है दोनों ही सेक्टर पे, ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर पे। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर पे ऑलमोस्ट 43 इंडियन पोस्ट वहाँ पे थी। तो उनका ये था कि उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करना था अक्साई चीन पे। ठीक है, और
फिर पीपल लिबरेशन आर्मी ने एक ऑफेंसिव स्टार्ट किया इंडिया के अगेंस्ट में अक्टूबर 20 1962 से, और ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में। इसके अलावा ऑपरेशंस इन अक्साई चीन वर एग्जीक्यूटेड इन 2 फेजेस। तो यहाँ पे वही फेजेस बताए गए हैं कि पहला जो फेज़ था ये था कि इंडियन पोस्ट से जो दौलत बेगी ओल्डी रोड है और जो गलवान है, पेंगोंग सो के जो दोनों बैंक्स हैं, नॉर्थ एंड सदर्न बैंक्स, तो वहाँ से जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनको हटाना है ना, डूंगी डेमचौक एरिया से। फेज़ 2 भी लॉन्च हुआ था, जो इम्पॉर्टेंट कैलाश रेंज है, तो उसको ये स्ट्रैटेजिकली जो इतने इंपॉर्टेंट रेंज है उसको कैप्चर करना। देन रीऑर्गेनाइजिंग इंडियाज़ डिफेंसेस। अगर हम अभी बात करें काराकोरम रेंज की, तो ये एंड होती है नॉर्दर्न साइड ऑफ पेंगोंग सो, एंड द कैलाश रेंज originates from the southern bank and runs north west to south west for over 60 किलोमीटर, है ना। एक बार मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने मैप नहीं दिया हुआ है, तो मैं मैप आपको बता देती हूँ ताकि आप देखो। तो वेट, ये है, ठीक है। अगर हम पेंगोंग सो के बात करें नॉर्दर्न बैंक की, ठीक है, तो नॉर्दर्न बैंक में जो काराकोरम रेंज है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, वहाँ पे एंड होती है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट, और ये नहीं ओपन होगा, बट आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ही आप देख लो। ये जो मेन है ना, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, चूशुल, और ये जो गुरंग हिल और स्पंगर गैप और रेचनला रिजिंगला, तो ये आपके मतलब धीरे धीरे जब हम इधर आते हैं नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट की साइड को, तो हमको ये कैलाश रेंज यहाँ से स्टार्ट होती हुई दिखती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है हिल्स, मुखफरी हिल्स और ये सारी हिल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, मगर हिल, रेजंगला येरा और रेकेनला, ठीक है। रोड टू रकटाउन जिनजियांग, यहाँ पे तिब्बत हाईवे है यहाँ से होते हुए, स्पंगुर गैप। तो ये सारी जो मेन स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो ये ही जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से क्या है। बाकी तो 1962 का जो वॉर हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा अभी ये बोला गया है कि अगर हम बात करें मतलब 58 सालों पहले हम क्या थे, प्रिपेयर्ड भी नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए, है ना। वी वर वेरी इल प्रिपेयर्ड एंड पुअरली इक्विप्ड थे वॉर के लिए। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास हाई एल्टीट्यूड कम ग्लेशियर वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा हमारे पास एक इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं। इंडियन आर्मी इज़ वेल पोजिशन टू होल्ड द कैलाश रेंज फॉर गुड, ठीक है। तो अभी वो 1962 वाली बात नहीं है, और अभी हम कर सकते हैं चाइना का जो मुकाबला है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी ये हो, मतलब उनको बिफिटिंग रिप्लाई तो दिया ही था काफ़ी सारी। अभी जैसे 2020 में क्या हुआ था, अगस्त में हमने जो ब्लैक टॉप और ये हेलमेट टॉप है, तो यहाँ पे हमने अपना मतलब यहाँ पे कर लिया था एक्वायर, है ना, इन्हें कैप्चर कर लिया था। हमारी अभी भी प्रेजेंस है यहाँ पे। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आंध्र उड़ीसा डिस्प्यूट ओवर 21 बॉर्डर विलेजेस। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों, मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है दोनों ही स्टेट्स के बीच में, और 28 बॉर्डर विलेजेस तो क्या है ये, तो ब्रीफली एक आइडिया होना चाहिए कि, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी हैं, जैसे कोंड ट्राइबल अगर आ जाता है, ठीक है, एक फैक्ट कि कहाँ की ये ट्राइबल है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दीज विलेजेस विद अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 5000 आर लोकेटेड ऑन अ रिमोट हिल टॉप ऑन द इंटर स्टेट बॉर्डर एंड आर इनहिबिटेड बाय कोन ट्राइबल्स, ठीक है। तो कोन ट्राइबल्स यहाँ पे हैं, और ये जो एरिया है यहाँ पे जो माओसिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अटैक भी करते हैं, यहाँ पे वॉयलेंस भी होता रहता है। और यहाँ पे वॉयलेंस के साथ साथ यहाँ पे मतलब क्या है, ये रिच है इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, गोल्ड है, प्लेटेनियम है, मैंगनीज, बॉक्साइट, ग्रेफाइट एंड लाइमस्टोन, ठीक है। तो ये वाली लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अभी आंध्र प्रदेश ने जो 3 विलेजेस हैं, कोटिया क्लस्टर, ये कोटिया क्लस्टर है, यहाँ के 3 गांव में इलेक्शन कराए थे, पंचायत इलेक्शन यहाँ पे हुए थे। और यहाँ पे इसी मतलब यही सेंटर ऑफ डिस्प्यूट है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का कहना है कि ये जो 3 विलेज है ये क्या है, मतलब ये सेपरेट है, इन सारे जो डिस्प्यूटेड एरिया हैं उनसे सेपरेट है। तो यही सब है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मतलब वही उड़ीसा का कहना था कि आपने इलेक्शन क्यों कराए, तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे एम हरी
जवाहरलाल, तो उनका ये कहना था कि तीनों विलेज जो हैं सेपरेट हैं ग्राम पंचायत और जो सलूर मंडल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्शंस कराए गए। बाकी यहाँ पे डिस्प्यूट के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और नुकसान तो होते ही होते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि दोनों ही जो स्टेट्स हैं, वो जो स्टेट्स के जो विलेजर्स हैं, तो इनको काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं वेरियस स्कीम्स के तहत। जैसे उड़ीसा ने यहाँ पे क्या करा है, ग्राम पंचायत ऑफिस कंस्ट्रक्ट कराया है, विलेज एग्रीकल्चर सेंटर कंस्ट्रक्ट कराया है, ऑफिस ऑफ एन एग्रीकल्चर ओवरसियर है, बोर्डिंग स्कूल है, 380 बेड हॉस्टल यहाँ पे है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, बीपीएल कार्ड्स मिलते हैं 800 फैमिलीज़ को। इसके अलावा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे रोड्स बनाई है, इलेक्ट्रिसिटी और जो राशन है बीपीएल फैमिलीज़ को, तो ये भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। देन नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो आर्टिकल है फार्म लेसन्स फ्रॉम चाइना इजराइल, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में फार्म प्रोटेस्ट देखने को मिले, ठीक है, बहुत सारी घटनाएं हुई, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे ये है कि हमें चाइना और इजराइल जैसी कंट्रीज से जो अभी बहुत ही बेहतरीन कर रही हैं एग्रीकल्चर में, तो वहाँ से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। एग्री मार्केट फ्रीडम एंड स्ट्रिक्ट वाटर अकाउंटिंग कुड एड्रेस सम ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे बात की गई है कि अगर हम बात करें कि हम आने वाले 15 से 20 साल में क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उसको ट्रिपल करेंगे, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मतलब ये क्या हो जाएगा, एक अतिशक्ति वाली बात हो जाएगी कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारी कंट्री ने ऑलरेडी ऐसा कर चुका है और हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर हमें क्या मिले, एग्री फूड पॉलिसी फ्रेमवर्क मिले, उसमें काफ़ी चेंजेस हम ला पाएँ। जैसे कि जो अभी सब्सिडी लेड इन्वेस्टमेंट ड्रिवन वो हो, है ना, सब्सिडी से कैसा हो जाए, वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन हो, फ्रॉम बीइंग कंज्यूमर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसर ओरिएंटेड हो, एंड फ्रॉम बीइंग सप्लाई ओरिएंटेड टू डिमांड ड्रिवन, बाय लिंकिंग फार्म्स विद फैक्ट्रीज, है ना, फार्म्स को फैक्ट्रीज से क्या कर दो, लिंक कर दो, फॉरेन मार्केट से उसे लिंक कर दो, और फाइनली क्या करो, जितने भी जो बिजनेसेस हैं और इनोवेटिव जो इनोवेशन सेंटर सिस्टम है, वो सारे उनसे क्या हो, कोलाब्रेशन करें। एटलीस्ट दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन, चाइनीज एंड इजरायली एग्रीकल्चर इन अ जस्ट रिलीज बुक फ्रॉम फूड स्कैरसिटी टू सरप्लस, इनोवेशंस इन इंडिया, चाइनीज एंड इजरायली एग्रीकल्चर, बाय अशोक गुलाटी, युआन झो, जिंगकुंग हुआंग, आलोन ताल एंड रितिका जुनेजा, ठीक है, स्प्रिंगर नेचर 2021। तो इन्होंने काफ़ी सारी बातें इस बुक में कही हैं। और अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना एग्री आउटपुट मतलब इंडिया से 3 गुना ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है, और इनका जो एरेबल एरिया है वो भी क्या है, स्मॉलर है देन इंडिया। एरेबल लैंड मतलब जो कृषि करने योग्य भूमि होती है, ठीक है, तो वो उनका कम है, फिर भी उन्होंने वहाँ पे क्या है, एग्री आउटपुट ज़्यादा है। और इसके अलावा स्मॉल होल्डर्स, इससे मतलब हमें ये डाउट जो हमारा होता है कि स्मॉल होल्डर्स कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनको राइट इंसेंटिव दिए जाए, उनको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उनको एक रिसर्च सपोर्ट मिले प्रॉपर, उनको एक राइट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, ऑपरेट करा जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तीनों ही कंट्रीज़ की, तीनों कंट्रीज़ ये हैं, ठीक है, इंडिया, ये इंडिया, इसराइल और चाइना। तो एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 1940s के टाइम पे ही यहाँ पे एक न्यू पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई थी सारी ही कंट्रीज़ में। लेकिन अगर हम आज बात करें चाइना की, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमसे बहुत आगे है ना, वे मतलब बहुत ज़्यादा, क्या पर कैपिटा इनकम्स में इन टर्म्स ऑफ डॉलर 5 टाइम्स ऑफ इंडिया। इसराइल हमसे 20 टाइम्स हायर है देन इंडिया। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है 8%, चाइना की जीडीपी का 8% ओवरऑल जीडीपी ऑफ चाइना एग्रीकल्चर। और इसराइल जो करता है वो 1% से भी कम करता है, और इंडिया में 17%। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे, तो 26% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है किस पे, इसराइल की, चाइना की उस पे, एग्रीकल्चर पे। इसके अलावा इसराइल की बहुत ही कम परसेंट पॉपुलेशन है जो डिपेंडेंट है। और लेकिन इंडिया में अभी तक हम 40 अबव जो परसेंटेज है, 42% ऑफ इट्स वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर, है ना, तो यही हम इसमें अभी रुके हुए हैं। और 1978 में चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, एग्रीकल्चर फर्स्ट, एंड इट डिसमेंटल इट्स कम्यून सिस्टम ऑफ लैंड होल्डिंग, लिबरेटेड एग्रीकल्चर मार्केट्स दैट अलाउ फार्मर्स टू गेट मच हायर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी। और इंडिया में 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए थे, उन्होंने बाईपास कर दिया गया था एग्रीकल्चर को। तो
कुछ इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट देखने को मिले थे, जो टैरिफ्स थे मैन्युफैक्चर गुड्स पे, ये कुछ रिड्यूस हुए थे। लेकिन जो इंडियन एग्री फूड पॉलिसीज़ थी वो कैसी रही, कंज्यूमर ओरिएंटेड ही रही, विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द पुअर, है ना। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे मतलब लिमिटेशंस थी, जैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स था, स्टॉकिंग लिमिट्स थी ट्रेडर्स पे, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस थे। तो ये सारे क्या थे, इस वजह से क्या हुआ, प्राइस राइज हुआ। और नेट रिजल्ट ये रहा कि ऑल दिस वाज फार्मर्स इनकम्स रिमेन्ड लो एंड सो डिड दोज ऑफ लैंडलेस एग्री लेबरर्स। तो यही चीज़ है कि अगर हम बात करें अभी की, तो अभी भी हम किस पे फोकस करते हैं, जो एग्री लेबरर होते हैं उन पे, देन कल्टीवेटर्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसराइल ने इतनी ज़्यादा मतलब एक यूनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो उनकी, क्योंकि आपको पता है डेजर्टेड लैंड है, उस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके की हुई है। तो हाउ टू टर्न अ डेजर्ट इनटू कल्टिवेटिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट्स, जैसे सिट्रस फ्रूट्स है, डेट्स, ऑलिव्स, बाय यूजिंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड रिसाइकलिंग अर्बन वेस्ट वाटर फॉर एग्रीकल्चर बाय डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर अकाउंटिंग इन इसराइल इन समथिंग एग्जाम्पलरी। तो वहाँ पे वाटर श्रिंकेज भी बहुत ज़्यादा है, डिजर्टिफिकेशन इतना ज़्यादा है, फिर भी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और वाटर को बहुत एक वॉइसफुल मैनर में यूज़ करके और अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाया है। एंड इंडिया ब्रेक्स अवे फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ फ्री पावर फॉर एग्रीकल्चर, देयर वुड बी नो इंसेंटिव्स फॉर फार्मर्स टू सेव वाटर्स। तो ये सारी चीज़ें कि हमारे यहाँ पे फार्मर्स को इंसेंटिव्स भी नहीं दिए जाते हैं। और हमको ये फेमस जो प्रोवर्ब है वो याद रखना चाहिए कि वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो हमें हमारी जो क्या है, जो जितने भी हम जो अकम्पनिंग कर रहे हैं वो अभी शो कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने जो वाटर रिसोर्सेज है। ग्राउंड वाटर जो पंजाब में ऑलमोस्ट 80% क्या हो चुका है, हमने यहाँ पे ये जो मैप आपको ये देखने को मिल रहा है, ग्राफ्स है स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर इन 2017। तो सबसे बुरी हालत किसकी है, ये 3 स्टेट जो है, कौन से, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप 60 से 80% के बीच में ये ओवर एक्सप्लॉइटेड की श्रेणी में आ गए हैं, मतलब, है ना, ये ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गए हैं। इसके अलावा जो ये असम है, ठीक है, असम में अभी सेफ़ है, ठीक है, बिहार में, उत्तराखंड में थोड़ा बहुत यहाँ पे सेमी क्रिटिकल कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे हो रही हैं, हम इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट ना करें अपने जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको भी। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। और बाकी की जो फ्री पार्ट्स हैं इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि यूरिया है तो हाईली सब्सिडाइज होता है और ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है, तो ये भी एक मतलब फार्मर्स के लिए नुकसानदायक ही है। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट वल्नरेबल फर्स्ट, तो मोस्ट वल्नरेबल फर्स्ट में द वैक्सीनेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स मस्ट बी प्रायोरिटाइज। तो यहाँ पे ये बोला गया है, जो गवर्नमेंट है उनको उनको फोकस करना चाहिए, जो फ्रंट लाइन सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन पे तो फोकस किया गया है, लेकिन इनमें से भी कुछ वल्नरेबल हैं जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, इनको अटेंशन नहीं मिल पाई है जितना ये डिजर्व करते थे। और व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग हु सैनिटेशन वर्कर्स आर एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट कैटेगरीज, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन फार बिहाइंड। तो हम यहाँ पे इन्होंने ऑथर ने काफ़ी सारी कैटेगरी बताई गई हैं कि अगर फ्यू कैटेगरीज के बारे में देखें तो वर्कर्स कैन बी, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको क्लासीफाई किया जा सकता है इनटू फिकल स्लज हैंडलर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सैनिटेशन वर्कर, टॉयलेट सैनिटेशन वर्कर। तो ये सारे आप टर्म्स पढ़ सकते हो क्या क्या है यहाँ पे, जैसे हाउस होल्ड, कम्युनिटी, लैंडफिल, ऑपरेशनल सैनिटेशन वर्कर। तो यहाँ पे ये है कि जो जितने भी हमारे क्योंकि जो रिस्क होता है मेनली, तो वो रिस्क किस में होता है, जो सेप्टिक क्लीनिंग में होता है, वो हाईएस्ट होता है। तो हमारे यहाँ पे 5 दिन में हर एक वर्कर तो मरता ही मरता है जो सैनिटेशन वर्कर होता है। टॉयलेट सैनिटेशन वर्कर फोर्स टू क्लीन ह्यूमन एक्सक्रीमेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर सप्लाई इज ऑल्सो सेट टू बी डूइंग द वर्क ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है हमारी कंट्री के लिए आज भी। एंड in the initial days of the pandemic, the absence of policy for the protection of the sanitation worker resulted in the loss of many lives, है ना, नहीं है ऐसे सेफ्टी नेट उनके लिए, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। एंड अगर हम बात करें जो NCSK है, नेशनल कमीशन ऑफ द सफाई कर्मचारी आंदोलन, ठीक है, तो इसमें भी जो है डेटा है। और पॉलिटिशियंस जो हैं उनके पैर फीट जो है वो टच करते हैं और सैनिटेशन वर्कर के वॉश करते हैं, लेकिन उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब इफ़ेक्ट में कुछ नहीं है, यही कह रहे हैं कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर
टॉयलेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ ऑफ मच मोर वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट देन द टॉयलेट क्लीनर्स, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, इतने सबके हर घर में एक शौचालय बने, वो बात भी सही है, ज़रूरी है, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन शौचालय को जब मतलब अगर पब्लिक में कहीं बन रहा है इसके अलावा, या कहीं पे भी शौचालय है, तो वहाँ पे जो क्लीन करने वाला है, टॉयलेट जो क्लीन कर रहा है, सैनिटेशन वर्कर है, तो उसके लिए क्या है ऑप्शन, है ना। उसकी हेल्थ के लिए, उसकी कंडीशंस के लिए, उसके लिए तो कोई सेफ्टी नेट प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। उनको काफ़ी सारे जो डिजीज़ेज हैं वो होते हैं, उनकी फैमिली में इम्पैक्ट पड़ता है, उनके बच्चों को डिजीज़ होते हैं, मल न्यूट्रिशन होता है, टीबी, कोलेरा, बिकॉज दे लिव इन सेटलमेंट्स ऑन द प्रिफरी ऑफ द वेस्ट जनरेटेड बाय द सिटीज़। वो गाज़ियाबाद वाली साइड में आपने देखा होगा, वहाँ पे मतलब हर्ट्स में लोग रहते हैं और बगल में ही बहुत सारा वेस्टेज रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन जुडिशियस इम्पासेस। तो ये जो सीजीआई बोबड़े हैं, तो ये बोल रहे हैं कि 2015 से ये एक ऐसे सीजीआई बन जाएंगे जिन्होंने कोई भी सिंगल अपॉइंटमेंट नहीं की सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और this lack of urgency was in spite of the fact that the top court has last appointed a judge in September 2019, और अभी 4 vacancies हैं, और with 5 more expected this year, and impasse also comes at a time when high courts across the country, हमारे पास अभी 400 जजेस की कमी है, जिससे मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। कोविड-19 के पैंडमिक के बाद से भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बर्डन जो जुडिशरी का है वो बढ़ता ही जाता है। और 5 साल पहले जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, तो उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि यही कि हमारा जो कोलेजियम सिस्टम है उसी पे हम फेद बनाए रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं, एफिशिएंसी। तो वही चीज़ चलता आ रहा है। तो ये बोला गया है कि जुडिशरी में मतलब क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। जैसे कि आप क्या करो, जब कोलेजियम में भी आप अपॉइंट कर रहे हो, तो उसका जो डिसीजन आ रहा है, जैसे कोई जज है वो अपॉइंट हो गया है और उसमें से कोई जज को आपने अपॉइंट नहीं किया है, तो वो ड्रॉप आउट होने का एटलीस्ट रीज़न आप उसको पब्लिश करो, ठीक है। पब्लिश उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए कि एटलीस्ट वो ड्रॉप डाउन करने का उसका क्या आपका मोटिव था। केरला मूव्स टू एस्टैब्लिश प्रमोट मिनी म्यूजियम, सो होम टू कोची मुजिरी बाइनल, तो वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट आर्ट इवेंट्स है। केरला इज़ नाउ एस्पायरिंग टू बिकम द म्यूजियम हब ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज म्यूजियम। एमिनेंट मैथिली पोएट गोज मिसिंग, तो मैथिली पोएट है रामलोचन ठाकुर हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम हिज रेजिडेंस, और इन्होंने काफ़ी सारी जो बंगाली बुक्स हैं इनको मैथिली में कन्वर्ट भी किया था। फेटल एक्सीडेंट्स ब्लो टू द फैमिली इनकम, तो ये वर्ल्ड बैंक फाइंडिंग आई ओपनर, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज़ द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी पे, क्योंकि ये वाला एस्पेक्ट बहुत कम रिपोर्ट्स में मतलब ये होता है कैप्चर, लेकिन अभी ये है कि सोसाइटी पे मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम सब देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स होते जाते हैं, उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन एक व्यक्ति की मृत्यु उसकी पूरी फैमिली, उसका जो पूरा सर्किल होता है उसको भी डिस्टॉर्ट करके रख देती है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र दैट अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स, टू फाइंड लिंक बिटवीन रोड क्रैश फैटिलिटीज एंड पॉवर्टी इनइक्वलिटी वल्नरेबल रोड यूजर्स इन इंडिया। तो उनसे ये सारी चीज़ें होती हैं। और इंडिया की बात करें तो 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और इनमें से 1.5 लाख डेथ्स हो जाती है। पास्ट फ्यू ईयर्स में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया है कि वुमेन पे सबसे ज़्यादा बर्डन आता है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उनको केयर गिविंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार आप इस रिपोर्ट को डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड फ्लैश फ्लड हिट्स वाटर सप्लाई इन सिटी, तो उत्तराखंड में बताया कि बहुत त्रासदी इस बार आई। फ्लैश फ्लड इंक्रीज ट्यूरबिडिटी इन गंगा रिवर, तो यहाँ पे क्या होता है, ये टर्बिडिटी या जो भी पढ़े आप इसको, तो यहाँ पे ये बोला गया कि अफेक्टिंग वाटर ट्रीटमेंट एट 2 दिल्ली जल बोर्ड प्लांट्स ऑन संडे एंड इम्पैक्टिंग सप्लाई टू पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे टर्बिडिटी का भी मतलब बताया गया, इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव क्लैरिटी ऑफ अ लिक्विड एंड इज मेजर्ड इन NTU. Debris, silt and mud in the water are among the reasons behind high turbidity, ठीक है। तो ये रीज़न होते हैं। इसके अलावा Delhi's 2 main surface water resources are the यमुना गंगा which accounts around 90%। दिल्ली में मतलब कहाँ से वाटर आता है, तो 90% ऑफ इट्स वाटर सप्लाई यमुना गंगा से, और रिमेनिंग जो है ग्राउंड वाटर से आता है, द सोनिया विहार एंड भगीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। ईस्ट दिल्ली यूज अबाउट 240 मिलियन गैलन्स पर डे ऑफ द रॉ वाटर फ्रॉम द अपर गंगा। तो ये सब आप देख सकते हो। देन
ठीक है, बाकी कल पुलवामा जो हुआ था पुलवामा में, तो उसकी सेकेंड ईयर था। सीआरपीएफ पर्सनल पे ट्रिब्यूट्स टू जवान किल्ड इन पुलवामा अटैक एट लेथपोरा इन पुलवामा ऑन संडे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।